चलिए आ जाइए, शांति बनाइए। आइए, आगे आइए, आगे आइए तुम। तुल लीजिए तो है हीरो है। आप तो बैठे हुए हैं ना, तुल दीजिए ये लड़की को। लीजिए, तुल लीजिए। है आवाज क्या आ रहा है जी? आवाज कम कीजिए ना, है हीरो है। बायोलॉजी का क्लास इंदल कुमार शुरू हो जाएगा 5:30 बजे से। एकदम बकलोलविये है ये लड़की। टूल बताइए, ये आगे में थी, जाकर के उसका टूल ले ली। अब मुंह देखिए। आगे आइए, आगे आइए। सत्यम कुमार जी वेट कीजिए, बिहार दरोगा 3rd बैच प्रारंभ होना चाहिए, हो जाएगा थोड़ा देर में। एगो पान मंगा लीजिएगा वो। अभिनंदन कुमार थोड़ा दिन वेट कीजिए, 1 सप्ताह लगभग। शाम में 7 से 9 ऑनलाइन बैच में जो है ज्योग्राफी ही शुरू होने जा रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं। हल्ला मत कीजिए, है हीरो सब, हल्ला मत कीजिए। पीछे वाला क्लासरूम में सब बैठा हुआ है, पीछे वाला क्लासरूम भी फुल है। चलिए आइए। सब क्लासरूम में सब्जी चल रहा है जी। पीछे वाले क्लासरूम में आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज जा रहा है। टीवी नहीं चल रहा है, काइन चल रहा है। राहुल यादव 5 से 7 बैच में हो गया है कंप्लीट, 7 से 9 वाला में भी कंप्लीट होने वाला है। सोनू सुधाकर क्या बोलना चाह रहे हैं? टीटीएस में क्लास नहीं होता है? अच्छा होगा, सब चीज होगा। राहुल यादव कौन फाउंडेशन, कौन पॉली? हाँ कंप्लीट हो गया है, 5 से 7 बैच में कंप्लीट हो गया है। 7 से 9 वाला में नहीं हुआ है राहुल यादव, 7 से 9 वाला में नहीं हुआ है। जो छूट गया उसका बैकअप जाकर के वीडियो देखिए। क्या हुआ, चला जी पीछे? नहीं चला। साढ़े 5 बज गया है। चलिए अब आइए। क्या ये सब करके रखता है, हमको तो कुछ नहीं समझ में आता है। अरे क्या दिक्कत है जी? सैफ अली जी ना, वीडियो कहाँ रुक रहा है? वीडियो तो चल रहा है। आनंद कुमार जी ठीक है, लगवा देंगे।
क्या दिक्कत है वो बोलिए न जल्दी भाई। अरे ऊपर में पीछे में चल रहा, चल गया, चलिए पढ़ाए ना। आइए अब समझिए, यहां पर वहां पर जो लोग खड़ा है, अगर पोडियम पर आकर के बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए। अब सब आ जाइएगा तो नहीं होगा, 2 4 5 गो हो जाएगा। वीडियो चला जी ऊपर में पीछे में, चलिए। है वीडियो ना, कहाँ रुकता है भा। हाँ है, आज है। नीचे वाला बैच नहीं शुरू हुआ है जी, नीचे वाला बैच नहीं शुरू हुआ है, हो गया है शुरू। आइए न, बैठिए न, बैठिए बैठिए। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस हम आपको लिखाए हुए हैं। अब आइए, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करने वाले लोग अब आ जाइए, पढ़िए, बहुत हो गया कमेंट। अब प्राचीन भारतीय इतिहास का सिलेबस हम आपको लिखाए हुए थे, और आप सिलेबस जब देखेंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पहला नंबर चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, पहला, हाँ या ना। और जो पहला चैप्टर है, उस पहला चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कितने स्रोत है बताइए? 3 स्रोत है ना हो? 3 स्रोत है। और जो 3 स्रोत है उसमें एक है आपको साहित्यिक स्रोत, दूसरा है आपको विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। जहां तक हमें याद है, हम आपको साहित्यिक स्रोत बता दिए हैं। आज के सेशन में हम लोगों को विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत को देखना है। विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत को जो है देखना है, ठीक है। अब जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है मूल तौर पर हमें 3000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक 3000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक जो घटनाएं घटित हुई है, उसी को प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ते हैं। और इस अवधि के दौरान कई सारे विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ है। इस अवधि के दौरान कई सारे यूनानी विद्वान आए हैं, कई सारे चीनी विद्वान आए हैं, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में लिखा है। उससे हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब
मुख्य यात्रियों की चर्चा हम आपके साथ यहां पर कर रहे हैं और बाद बाकी चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है एक आपको चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल। और इतिहास पढ़ाने के क्रम में हम आपको एक बात बताए हैं, किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्राक लग जाए तो उसका मतलब पहले होता है और शब्द के अंत में उत्तर लग जाए तो उसका मतलब बाद होता है। मौर्य के पहले प्राक लगा है मतलब मौर्यों से पहले, मौर्यों से पहले, मौर्यों से पहले। प्राक मौर्य काल में भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर का आक्रमण भारत के ऊपर 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। और सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के साथ कई सारे इतिहासकार भारत आए हुए थे और सिकंदर किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था और विद्वानों का काफी सम्मान किया करता था सिकंदर। सिकंदर के साथ भारत अभियान पर ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ये सभी विद्वान आए हुए थे और ये सभी विद्वान कुछ दिनों तक भारत में रुके और उसने भारत के विषय में लिखा। तो सिकंदर के साथ आने वाले जो इतिहासकार हैं उन्होंने सिकंदर कालीन भारत के विषय में लिखा। उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको ये बात बताए हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुख्य तौर पर हमें 3000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक की घटनाओं को पढ़ना होता है और 3000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी के बीच में ही 326 ईस्वी पूर्व आता है और 326 ईस्वी पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उन्हीं के साथ जो है ओनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस जैसे विद्वान आए हुए थे जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। उससे हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर आप हेडिंग मारिएगा अब विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पहला पॉइंट लिखिएगा, विदेशी यात्रियों का विवरण है। ठीक तो है लाइट जी? वाह, आप लोग गलतों कमेंट करते हैं बहुत। वाह महाराज, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते, हम भी देख रहे होते हैं। देखिए तो ये लाइट चमक रहा है जी, है चमक रहा है जी, चमक रहा है। देखिए तो आप, चमक रहा है। कुछ नहीं चमक रहा है, एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी जो मन में आया लिख दी। लिखिए विदेशी यात्रियों का विवरण। सिकंदर के साथ
भारत आने वाले इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस और निरियाकस है। ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस और निरियाकस है। ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस और निरियाकस है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस और निरियाकस है। संजीव जी लिखा रहे हैं तो नोट कौन चीज का देंगे, नोट उतने मिलेगा, लिखिए। ओनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस और निरियाकस है, जिसने सिकंदर कालीन भारत के विषय में लिखा। चलिए, अब इसके बाद आगे आप समझिएगा मौर्य वंश। जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में यह कहा जाता है कि इनका संघर्ष यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। और कुछ विद्वान तो ऐसा लिखते हैं कि दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान लिखते हैं कि दोनों के बीच युद्ध हुआ है। तो 305 ईस्वी पूर्व में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ। उस समझौता के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिया, और सेल्यूकस निकेटर ने बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दिया। और साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया, और अपनी बेटी के संरक्षिका के तौर पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज यूनानी विद्वान थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्रा आए थे, और लंबे समय तक उन्होंने पाटलिपुत्रा में समय गुजारा। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक साहित्य की रचना की, और मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक साहित्य की रचना की है, उस इंडिका को ही मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत माना जाता है। और उस इंडिका से हमें मौर्यकालीन भारतीय समाज और व्यवस्था तथा मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है।
तो दूसरा विदेशी यात्री सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले मेगास्थनीज थे, जिसने इंडिका नामक साहित्य की रचना की है, जिससे हमें मौर्यकालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक साहित्य की रचना की, जिससे हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। संतोष कुमार जी, 5 से 7 बैच में पॉलिटी खत्म हो गया है, 7 से 9 में अभी चल रहा है, उसमें भी 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन वाला सब में बड़ी दिक्कत है, कभी क्लास करेगा कभी नहीं करेगा, बीच में आके कमेंट करेगा फलना खत्म हो गया, चिल्ला नानी याद आ गया, ढेकना फेंकना हो गया। रोहित राज ब्लड, अच्छा ठीक बोल रहे हैं। अरे पान बोले थे मंगाने के लिए महाराज, अरे मुंह आया हुआ है कल से, समझे, बिना पान का पढ़ाई नहीं जाता है, कल से पान खा के पढ़ा रहे हैं। लिख लिए ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट लिख लिए हैं ना। आगे आगे अब देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक हम लोगों को गुप्त वंश के विषय में पढ़ना होता है, गुप्त वंश के विषय में पढ़ना होता है। और जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश का शासन मूल तौर पर 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल है 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान एक चीनी बौद्ध यात्री, मतलब चीन का रहने वाला था, बौद्ध धर्म को मानता था, उसका नाम था फाहियान। फाहियान 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 विदेशी यात्री था, भारत आया। फाहियान ने पूरे भारत का लगभग भ्रमण किया, और फाहियान चीन का था, बौद्ध धर्म को मानता था। विशेष तौर पर
गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों का भ्रमण करने हेतु और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े वस्तुओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से और बौद्ध धर्म के विषय में जानने के उद्देश्य से ही फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। और फाहियान भारत की यात्रा पर निकला था 399 ईस्वी में। 400 ईस्वी में भारत पहुंचा, 400 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा। 414 ईस्वी में भारत से लौट गया और 415 ईस्वी में जो है आपको पुनः चीन पहुंच गया। और है क्या हुआ जी? क्या पान है? भेजिए, भेज दीजिए, हैंड टू हैंड पास कर दीजिए। अब देखिएगा यहां पर फाहियान के द्वारा एक जो है आपको फुकुची नामक साहित्य की रचना की गई थी। फाहियान के द्वारा जो है आपको फुकुची और फाहियान ने जो फुकुची नामक साहित्य की रचना की थी वह इनका यात्रा वृत्तांत है। और उस फुकुची नामक साहित्य से हमें अल्लाह काय कर रहे हैं जी? जब मुंह आएगा न तब पता चलेगा। अभी मजाक उड़ा लीजिए न मेरा। आपको हम बनारस पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। चलिए आइएगा यहां पे। तो फाहियान भारत आया और फाहियान ने गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत फुकुची में गुप्तकालीन भारत के विषय में लिखा। उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो अब नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। और एक बात और, जो फाहियान है दो शब्द से मिलकर बना है। एक है फा और दूसरा है हियान। फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। आचार्य मतलब फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य। धर्माचार्य, ठीक है। अब नीचे से लिखिएगा। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने गुप्त वंश के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा की। भारत की यात्रा की। उस समय शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत
फुकुची नाम से फाहियान ने अपना यात्रा वृत्तांत फुकुची नाम से फुकुची नाम से लिखा, जिससे हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचारी होता है। फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचारी होता है, धर्माचारी होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए अब आगे देखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हमें एक वर्धन वंश के विषय में पढ़ना होता है, वर्धन वंश। और जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के सबसे महान शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक भारत के शासक रहे। और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है एक चीनी बौद्ध यात्री, चीन का रहने वाला था, बौद्ध धर्म को मानता था। चीनी बौद्ध यात्री वैनसोंग का भारत आगमन हुआ। वैनसोंग का भारत आगमन हुआ। वैनसोंग भारत के लिए 629 ईस्वी में निकले थे, 630 में भारत पहुंचे, 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रुके और 644 ईस्वी में भारत से निकल गए और 645 ईस्वी में आपको चीन पहुंच गए। तो जो वैनसोंग है ये भारत में जो रुके हैं 630 से लेकर 644। तो इस समय भारत के सबसे महान शासक हर्षवर्धन था। वैनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में गए और वैनसोंग एक ऐसे चीनी यात्री हैं जिसने उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा किया। मतलब वैनसोंग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और यह भी बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों का भ्रमण किया। और आप सभी लोग आगे इतिहास में पढ़िएगा, मुख्य तौर पर 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो कश्मीर के कुंडल वन में बौद्ध सम्मेलन हुआ था, इसलिए वैनसोंग ने कश्मीर की यात्रा की थी। और वैनसोंग भारत ही नहीं बल्कि भारत के दक्षिण में श्रीलंका की भी यात्रा किया। और वैनसोंग श्रीलंका की यात्रा इसलिए किए क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का गमन हो चुका था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित
चीजों को एकत्र करने के लिए वे भ्रमण कर रहे थे और बहुत अमीर था, वेनसोंग बहुत अमीर था। वेनसोंग जब विदेश भ्रमण पर निकले थे तो एक राजा की भांति निकले थे, राजसी ड्रेस में निकले थे। वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसोंग भारत आए, उस समय भारत में एक विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। जैसे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इसका नाम काफी गर्व के साथ लिया जाता है, वैसे ही उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का नाम काफी गर्व के साथ लिया जाता था। और जैसे आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया जैसे यूनिवर्सिटी में विश्व के अधिकतर देशों के छात्र जाकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय कई देशों के छात्र आकर पढ़ते थे। विशेष तौर पर वैसा देश जहां बौद्ध धर्म का गमन हो चुका था, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, जापान, इन देशों में बौद्ध धर्म का गमन हो चुका था। विश्व के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग चाहे किसी भी देश के हो, वो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ता था। उनका सपना होता था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना। वेनसोंग, अच्छा बतिया लीजिए, खड़ा हो जाइए जो बतिया रहे, बीच वाले, ठीक है, पिलर के पीछे बीच वाले, गोरा गोरा चेहरा, खड़ा हो जाइए आप। मुंह पे ऐसे हाथ रख करके बतिया रहे थे, बगल वाला को भी बोल रहे हैं, इधर वाला को भी बोल रहे हैं, आपसे दोनों डिस्टर्ब है, खड़ा हो जाइए जल्दी, नहीं तो हम फट्टा से खड़ा करवा देंगे। नहीं नहीं, आप अपने पीछे, हाँ खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा रहिए 5 मिनट, और बगल वाले बैठ जाइए, बगल वाले बैठ जाइए, हाँ आप ही तो खड़ा रहिए, आप बैठिए ना, आपको हम कहा, आप खड़ा रहिए, हाँ आप खड़ा रहिए, हाँ। अरे हमको कोई मतलब नहीं है, आप क्या बोल रहे थे, हमको उससे कोई मतलब नहीं, अब आप खड़ा रहिए। चलिए अब सुनिएगा आगे। तो जो वेनसोंग थे, वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, और अध्ययन ही नहीं किया बल्कि अध्यापन भी करवाया। तो वेनसोंग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम किया, और वेनसोंग ने अपना यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम से लिखा है। सियुकी, वेनसोंग ने अपना यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम से, सियुकी। और आज भी सियुकी साहित्य हम भारतवासियों के लिए महत्व का है, क्योंकि इस सियुकी साहित्य से हमें हर्षवर्धन कालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है कि हर्षवर्धन के काल का भारत कैसा था, उस समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, इस विषय में जानकारी हमें प्राप्त होता है। तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको खड़े खड़े लिखना, बैठना नहीं है आपको, ठीक है। विकास कुमार जी, हाँ चलिए। आलोक माफिया, बाप रे सर हम कोलकाता से वीडियो देख रहे हैं। जानते हैं आज हमको जानकर आश्चर्य हुआ, एक नागालैंड की लड़की 5 से 7 दरोगा बैच में पढ़ने के लिए आई है, नागालैंड की लड़की, ठीक है, हाँ ऑफलाइन आई है, समझे। कोलकाता की तो बहुत सारी है, समझे, मतलब अब हम भी जो है देश में फैल रहे हैं ना धीरे धीरे। तो वो आई थी, तो हमसे मिली, बात की, उसको जो है वर्ड में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश चाहिए था, ठीक है, हम तो हिंदी बोलते हैं। बोले ठीक है हम प्रयास करेंगे इंग्लिश बोलने का, मतलब इंग्लिश वर्ड प्रयोग करने का।
क्योंकि हमारा भी इंग्लिश ऐसा न है कि बहुत बढ़िया है ना, एकदम गया गुजरा है। नीचे से लिखिए। विकास कुमार जी, हाँ सर, मैप बिना सर पहले मैप बिना मैप का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता होगा? तो जरूरी थोड़े है कि जो है हर चीज होना ही चाहिए। अरे महाराज कुणाल प्रताप जी, बीपीएससी बैच यूपीएससी बैच आप लोग हल्ला करते रहते हैं, समझ गए? तो जो है हर बैच में फाउंडेशन बैच है ना, आप प्रीलिम्स जाइए ना, परीक्षा दीजिए ना, प्रीलिम्स आराम से बीपीएससी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं ना जी, आप पॉलिटी पढ़े हैं ना, बीपीएससी का क्वेश्चन जाकर के बनाइए, आपको बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? अरे यूपीएससी बैच अलग होगा, बीपीएससी बैच अलग होगा, ये सब मार्केटिंग करने का एक तरीका है, समझे? तो ये सब फालतू चीज है, ये सब चक्कर में मत पड़िए, सब चीज इससे निकलेगा, आराम से टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। आप तरीके कमेंट लगा दिए, लिखिए पढ़ाने पर, हमको पढ़ाने दीजिए, कमेंट उमेंट बाद में इधर रखिए, ठीक है? फालतू का दिमाग खराब। कमेंट सब बोल रहा था कि कमेंट के लिए लगा लीजिए, कमेंट के लिए लगाए हैं तो डिस्टर्बे करता, हम कमेंट का जवाब देंगे कि हम पढ़ाएंगे? अब फालतू कमेंट, समझे? तो लिखिए बस, हाँ बंद करवा दिए कमेंट, हम बंद करवा दिए, लिखिए लिखिए। चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री, चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग, चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उन्हें यात्रियों में राजकुमार, उन्हें यात्रियों में राजकुमार कोमा नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार कोमा नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार कोमा नीति का पंडित, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि, और वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया और करवाया, दोनों किया और करवाया, दोनों किया और करवाया। वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत, वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम से, वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम से जाना जाता है, सियुकी नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आगे सुनिएगा, एगो चीनी यात्री था संयुगन और एगो चीनी यात्री था इत्सिंग, इत्सिंग, समझ गए? तो एगो था संयुगन, संयुगन
और एगो था इत्सिंग। इत्सिंग है सुनिए ना हीरो, ये बोर्ड वाला उसको वहां कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़का बैठा हुआ है, ये सब भी देख लेगा बोर्ड पर जो हम छाप रहे हैं। क्या हीरो सब एकदम सब सिंगले छाती वाला है हो। हाँ तो सिगरेट उगरेट पीते हैं आप लोग का हो? देखिए तो हम कितना बढ़िया है महाराज, नशा उशा नहीं करते हैं। नहीं देव फूलता है, भात खाइए, भात भात समझते हैं ना, चावल खाइए और दूध रोटी केला खाइए, देखिए शरीर कैसे नहीं फूलता है। हमको तो दूध रोटी केला बहुत पसंद है, हम तो दबा के खाते हैं। और चावल सब्जी इसलिए मोटा है, समझे? अरे शरीर थोड़ा होना चाहिए, सिंगल चेंचिस का है महाराज आप लोग। चलिए देखिए संयुगन, अब बैठ जाइए आप। संयुगन चीनी यात्री था, इत्सिंग भी चीनी यात्री था। संयुगन ने 515 से 520 के बीच में भारत की यात्रा की, और फिर जो इत्सिंग है ये 7वीं सदी के अंत में, 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा की। 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा की। इन दोनों के यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारत के विषय में, प्राचीन कालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यही नहीं, इसके अलावे एक आपको ईरानी विद्वान थे, उनका नाम था पिलिनी। पिलिनी पिलिनी इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की है, और इन्होंने जो नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की है, उस नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ से भी हमें प्राचीन कालीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और यहां पर एक शब्द है सदी। सदी, एक दशक होता है, एक सदी होता है। दशक जो होता है 10 वर्षों का होता है, और जो सदी होता है वह 100 वर्षों का होता है। 100 वर्षों का होता है। एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध। अगर हम यहां पर समझिएगा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध का मतलब होता है किसी भी सदी का शुरुआती वर्ष, और उत्तरार्ध का मतलब होता है किसी भी सदी का अंतिम वर्ष। जैसे अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी का मतलब 2000 ईस्वी से लेकर 3000 ईस्वी, ये एक सदी हुआ। अब हम कहेंगे 21वीं सदी का पूर्वार्ध। 21वीं सदी का पूर्वार्ध कहेंगे तो 2000 ईस्वी से लेकर 2049 ईस्वी, और उत्तरार्ध कहेंगे तो 2050 से लेकर 2099 या 3000 ईस्वी। तो वही देख लीजिए ना, आप अपना देख लीजिए ना। ठीक है, हम 2300 होगा। हाँ 2300 होगा। 2100 होगा ना, 2100 होगा ना। तब महाराज आप लोग तो 2100 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। यहां पर भी 2050 से 2100, 2050 से 2100। ठीक है, तो किसी भी सदी के पूर्वार्ध का मतलब होता है सदी का प्रथम 50 वर्ष, और उत्तरार्ध का मतलब होता है सदी का अंतिम 50 वर्ष। सदी का अंतिम 50 वर्ष। ये सब बात समझ रहे हैं? समझने के लिए बोले हैं।
अब नीचे से कुछ लिखिए। चीनी यात्री संयुगन ने, अगला पॉइंट, चीनी यात्री संयुगन ने, यहां लिखा हुआ है संयुगन ने 515 से 520 के बीच चीनी यात्री संयुगन ने 515 से 520 के बीच, और इत्सिंग ने, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा की। इन दोनों के यात्रा वृत्तांत से भी हमें, इन दोनों के भी यात्रा वृत्तांत से हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। आगे अगला पॉइंट, पिलिनी नामक विद्वान ने पिलिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना की है, जिससे हमें प्राचीन कालीन भारत के विषय में, जानकारी प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, और ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हुए हैं इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरो। हिस्टोरिका किसकी रचना है? हिस्टोरिका से भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यहां एक मजे की बात हम आपको बता दें, जो हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने भारत को अकुत संपत्ति वाला देश कहा, अपार संसाधन वाला देश कहा, सोने का चिड़िया कहा। और जो सिकंदर था, पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, सिकंदर हेरोडोटस की हिस्टोरिका पुस्तक को पढ़ा, और उसने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो उसमें भारत का विवरण सोने का चिड़िया, अकुत संपत्ति, अपार संसाधन वाला देश के तौर पर उसमें किया गया था। सिकंदर इसी कारण भारत को लेकर ललचाया, और सिकंदर देखना चाहता था कि भारत में ऐसा क्या है कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जा रहा है, जिस कारण सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। तो जो विश्व इतिहास की पहली पुस्तक हिस्टोरिका है, उस हिस्टोरिका से भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भारत एक गौरवशाली देश है, इसका अनुमान इसी बात से लगता है
कि विश्व इतिहास की जो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक हिस्टोरी का, उसमें भी भारत का जिक्र है, उसमें भी भारत का जिक्र है। बताइए आप, इसी से आप भारत के गौरवशाली इतिहास का पता कर सकते हैं कि भारत का कितना शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है। तो खैर ये बात तो हमको लगता है लिखाए हुए है। अरे ये बात लिखा है ना महाराज, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की, ये नहीं लिखा है वो। तो उसमें एक लाइन जोड़ना था कि इससे भी हमें भारत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। खैर ये बात नहीं पूछेगा, जितना लिखा हुआ उतना ही पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, चिंता मत कीजिए आप। ये विदेशी यात्रियों का विवरण हुआ। अब विदेशी यात्रियों के विवरण के बाद जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो अगला स्रोत है वह है पुरातात्विक स्रोत। तो अब हम आपके साथ यहां पर चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ध्यान दीजिएगा यहां पर भाई जी लोग, और कुछ नया लड़का अभी घुसा होगा ना, नया सब्जेक्ट शुरू किए, इसलिए जो है अनुशासनहीनता नजर आ रहा है। अभी तो हम खुदे डिस्टर्ब रहते हैं। अभी आपका बैच में क्लास हो कहाँ रहा है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है। भीड़े इतना हो गया है ना, जानते हैं, संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और उसी कारण जो है सब चीज हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, होगा, सब होगा। देखिए, आइए एक बार याद कीजिए, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, तब ज्यादा बेटर रहेगा। अब फटाफट, मुश्किल से 5 लाइन लिखाए होंगे, याद कीजिए उसको। आज जैसे याद करवा रहे हैं वैसे याद कीजिए, अपना नाना दादी दादा करके याद नहीं करना है। जिस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है उस रूप में याद कीजिए। सिकंदर के साथ मूल तौर पर कितने इतिहासकार भारत, कितने इतिहासकार, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सिकंदर के साथ कौन कौन इतिहासकार भारत आया था, याद हुआ? चलिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? मेगा। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। उनका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? किस नाम से? वैनसोंग किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में? हो से वैनसोंग, हो से हर्षवर्धन, हो से वैनसोंग, हो से हर्षवर्धन। यहां पर एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है, हम देखते हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आप अपने नोट कॉपी में लिख भी लीजिएगा। वैनसोंग का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता? किस नाम से? सीयू की नाम से। यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता? किसे कहा जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि, नीति का पंडित, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन किया था। पूरे भारत का भ्रमण किसने किया? किसने? संयुगन इत सिंह कहां का यात्री था? कहां का? नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने किया? नेचुरल हिस्ट्री। क्लियर है इतना? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, और इस क्वेश्चन को जो है आप पुरातात्विक स्रोत हेडिंग नहीं मारे हैं, नहीं मारे हैं तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए बोर्ड पे, जैसे हम लिख रहे हैं लिखिए सब लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत
आया, आया। ऑप्शन फाहियान, फाहियान। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। वेनसोंग, वेनसोंग। इत सिंह, इत सिंह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? है मेगास्थनीज के पक्ष में कौन कौन लड़की है? हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन कौन लड़की है मेगास्थनीज के पक्ष में? हाथ खड़ा कीजिए। देख रहे हैं ये लोग को दिमाग है कि ना है? क्या होगा आंसर? है जिंदा गाड़ देंगे हम सबको, बकलोलवी सब। क्या होगा जी आंसर? है फाहियान। मारफटा से हम ठीक कर देंगे। लड़का में कौन कौन मेगास्थनीज के पक्ष में? हाथ खड़ा कीजिए तो। लड़की में हाथ खड़ा कीजिए तो। इतना ही लोग क्वेश्चन समझ रहा है, इतना ही लोग का रिजल्ट होने जा रहा है। आंसर मेगास्थनीज होगा, मेगास्थनीज होगा। आप लोग समझते और नहीं है हो तोड़ी का। लेकिन जो मेगास्थनीज मारे हैं सही है, वो मेगास्थनीज उत्तर होगा। देखिए फाहियान, फाहियान आया है आपको 399 से 414 ईस्वी, ईस्वी। इत्सिंग आया है 7वीं सदी के अंत में। वेनसोंग आया है 629 से 645 और ई आया है 305 ईस्वी पूर्व से, 305 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व। तो ई ईस्वी पूर्व में आया है और ये सब ईस्वी में आया है। महाराजा जी भले आप लोग का हो, बड़ी दुर्दशा है आप लोग का। अब ऑनलाइन में तो हम किसी का कमेंट देखे नहीं है। अब क्या किया जाए? अच्छा पहला चैप्टर ही ना पढ़ा रहे हैं। अब लगता है थोड़ा सा और जो है, थोड़ा सा और नीचे जाना होगा ना। क्वेश्चन नहीं लिखे, आंसर टिक मारे। लड़की लोग को तो एकदम दिमाग है ना है। पूजा वूजा नहीं करती है जी तुम लोग? है भगवान का पूजा वूजा किया कीजिए आप लोग। पूजा कीजिए, माँ सरस्वती का पूजा कीजिए। वो सुबह उठ करके कुछ मत मांगिए, बस इतना मांगिए कि हमको बुद्धि दे दे, हमको मोबाइल छुड़वा करके किताब कॉपी पकड़ने का शक्ति दे दे, ताकि किताब कॉपी पकड़ करके पढ़े। समझ गई? जो मोबाइल चलाते हैं, रील बनाते हैं और मुंह ऐसे बना बना करके फोटो लेते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, दिखाते हैं सबको हम बड़ी सुंदर हैं। इस सब से कुछ नहीं होने जा रहा है, दम बकलोलवी सब है। लड़की से बढ़िया लड़का लोग बहुत बढ़िया। बताइए, सब लड़का जवाब नहीं दिया लेकिन मैक्सिमम तो बोला है। समझ गए? ये सब मुंहे बनाने में जीवन भर रह जाएगी। देखिए अब ध्यान दीजिएगा। अब हेडिंग मारिए पूरा तात्विक स्रोत। अब हेडिंग मारिए पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत।
समझिएगा आप यहां पे देखिए, जब भारत के पौराणिक प्राचीनतम पूरा स्थल की खुदाई की जाती है, तो उस खुदाई से मंदिर मिलता है, मूर्ति मिलता है, सोने का घड़े वाला सिक्का मिलता है, अभिलेख मिलता है, भवन मिलते हैं। तो ये सब जो भारत के पौराणिक स्थलों के उत्खनन से अभिलेख, सिक्का, मूर्ति, मंदिर, स्मारक, भवन, ये सब मिलते हैं। यही सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है, यही सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। अर्थात यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं कि अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्का, मंदिर, मूर्ति, ये सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो नीचे से उसी में पुरातात्विक स्रोत जो आपने हेडिंग मार लिया है उसमें लिखिएगा अभिलेख। अरे ब्लड वाला चले गए जी, चले गया वो लड़का। अरे उसकी माँ को कुछ हुआ है, वो लड़का चले गया है। रहता तो बोलता, हम बोले उसको वेट करने के लिए। कहाँ है, कहाँ है, आएगा तब ना, लिखिए आएगा तब ना। अभिलेख कोमा सिक्का, अभिलेख कोमा सिक्का, अभिलेख कोमा सिक्का, कोमा मंदिर, कोमा मूर्ति, मंदिर कोमा मूर्ति, मूर्ति, कोमा भवन, भवन, कोमा स्मारक, 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 इत्यादि, 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 इत्यादि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चलिए, इसमें जो है सबसे पहले हेडिंग मारना है आपको अभिलेख। अभिलेख क्या दिक्कत है, हो गया, खुश रहिए ना, आपको तो हम जानते ही हैं। कौन बैच में पढ़ते हैं आप? 7 से 9 में पढ़ते हैं। हाँ, तो हाँ, क्या दिक्कत है? आपकी माँ को दिक्कत है। कौन ब्लड ग्रुप चाहिए? कहाँ है भर्ती? कहाँ है ये हॉस्पिटल? कंकरबाग में। कहाँ है? कंकरबाग तो बहुत बड़ा है जी। डॉक्टर्स कॉलोनी, जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल, A+। देखिए, ये जो है अपने संस्थान का लड़का है। और कितना ब्लड का जरूरत है? 3-4 यूनिट। घर के लोग कितना दे रहे हैं? हम लोग दे चुके हैं। आप लोग दे चुके हैं? अरे बाप रे, 6 यूनिट दे चुके हैं। नस को बाइंडिंग करना है, इसमें तो है। देखिए, ये अपने संस्थान का लड़का है, शाम में 7 से 9 बैच में पढ़ता है। इनकी माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम है। कहाँ पे? यहाँ पे हो? लीवर, लीवर। ओ अच्छा, ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम है। इनकी माँ जो है जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल कंकरबाग में इलाजरत है। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। कोई भी ब्लड देगा तो नहीं चलेगा, एक्सचेंज करके देगा ना? नहीं, नहीं। किन्हीं को अपना ब्लड ग्रुप पता है और किन्हीं का ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिनका है, खड़ा हो जाइए तो। ए पॉजिटिव, हाँ, वो तो एक्सचेंज भी हो जाएगा। ए पॉजिटिव वाले थोड़ा खड़ा होइए तो। ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ही ना। देखिए और ध्यान दीजिएगा, जो भी ब्लड दीजिएगा
उनको जो है डेली टेस्ट सीरीज फ्री करेंगे जब तक पटना में रहिएगा तब तक, ठीक है। तो ब्लड अगर आप देना चाहते हैं कार्ड मंगवाइए, जानते हैं हम बाद में भूल जाते हैं, लड़का सब तो आते रहता है, मास्टर बाबा बोल दिया है, देता कहाँ है। 3 से 5 वाला दरोगा बैच में जो है 5 वो लड़का को हमको देना, हमको पूरा याद है, हम डेली सोचते हैं कि आज देंगे आज देंगे आज देंगे। 10 से 12 वाला बैच में एक लड़का ब्लड दिया था, उसको दे दिए हैं। 10 से 12 में एक और दिया था, उसको भी दे दिए हैं। कार्ड मंगवाइए, इसको अभी हम दे ही देंगे, समझिए, नहीं तो छोड़िए। हाँ, तो देना चाहते हैं आप लोग ब्लड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्वस्थ हैं तो ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं, ब्लड हमारे शरीर में बनता है, इसलिए जो चीज हमारे शरीर में बनता है वो देने में कोई हर्ज नहीं है। हम अपने जीवन काल में 2 बार दिए हैं, लेकिन दोनों बार अपने फैमिली को ही दिए हैं, एक बार अपने फूफा जी को, एक बार अपने दादाजी को दिए हैं, तो बाद बाकी तो हम दिए नहीं है। लेकिन ब्लड देने से कुछ नहीं होता, हम 2 बार डोनेट किए, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम देखिए आपके सामने हैं, एकदम स्वस्थ है, मस्त है। तो देने से कतराइए नहीं, जो भी लोग ब्लड दीजिएगा वो जो है उसको हम डेली टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे, जब तक आप पटना में तब तक के लिए एगो कार्ड बना करके दे देंगे, उस पर लिख देंगे डेली टेस्ट सीरीज, शाम में 7 से 9 या 12 से 2:30, और वो हमेशा टेस्ट चलते रहता है। और लिख देंगे हॉल लाइफ, जब तक आप पटना में है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका फोटो वोटो लगा देंगे, मुहर मार देंगे, आराम से टेस्ट देते रहिएगा जीवन भर, जब तक पटना में, ठीक है। तो वो दोनों से जाइए, आप बात कर लीजिए, नंबर ले लीजिए, ठीक है, जाइए। और ब्लड देने से कोई हर्ज नहीं है, दिमाग में रखिएगा, जाइए। आइए, अब नीचे से हेडिंग मारिएगा और क्लास के बाद जो है जाकर के दे दीजिएगा, और एगो फोटो ले लीजिएगा। आप आइएगा मेरे पास तो फोटो ले करके आइएगा कि देखिए सर हम दिए हैं, और जो है हम आपको कार्ड बना के दे देंगे। अभिलेख, अब सुनिएगा यहां पे अभिलेख, देखिए जैसे आप समझिएगा, आप यहां पे आइएगा, यहां पे आइएगा, आप सिलेबस देखिए, आप सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक चैप्टर मिलेगा, प्राक मौर्य काल में भारत पर विदेशी आक्रमण। प्राक मौर्य काल में भारत पर विदेशी आक्रमण मतलब मौर्यों के शासन से पहले, मौर्यों के शासन से पहले भारत के ऊपर 2 विदेशी आक्रमण हुए। और भारत के ऊपर जो 2 विदेशी आक्रमण हुए हैं, एक 516 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ईरानी आक्रमण था ये, और एक जो है आपको 326 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ये आपको यूनानी आक्रमण था, ये आपको यूनानी आक्रमण था। ये आक्रमण डेरियस या दायरे बाहु के नेतृत्व में हुआ है, और ये आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में हुआ है, ये आक्रमण सिकंदर के नेतृत्व में हुआ है। जो भारत के ऊपर ईरानी आक्रमण हुए थे, उस ईरानी आक्रमण से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ। उस ईरानी आक्रमण से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ, अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ। अब आपके मन में यह सवाल होगा, अभिलेख क्या है? देखिए, जैसे आज हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री महामहिम मोदी जी को कुछ भी जनता को कहना है, टीवी पर आ जाते हैं, रात के 8:08 पर 8 दिसंबर को मोदी जी सब खूब मैच करवाते हैं, 8 दिसंबर रात के 8:08 पर 8 गो मंत्र देंगे। तो आज के डेट में तो टेलीविजन पर आकर के कह देते हैं, फलना तारीख के रात के 12 बजे से 500,000 का नोट बंद, चिल्ला तारीख से लॉकडाउन, ढेकना तारीख को जो है ताली बजाना है, थाली बजाना है, अब फेंकना तारीख को ताली बजाना है, थाली थाली
और इससे भी मन नहीं भरता है तो रेडियो पर आकर के मन की बात करते हैं। तो ये बात है। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, ना रेडियो था ना टेलीविजन था। तो उस समय के राजा क्या करते थे, कोई बड़ा दीवाल है तो दीवाल पर अपना आदेश लिखवा देता था। मैं फलना राजा अपने क्षेत्र की जनता को चिल्ला आदेश देता हूं, आपको ये करना है ये नहीं करना है। फिर स्तंभ बनवाता था, पिलर 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 बनवाता था, उस पर अपना आदेश लिखता था। फिर बड़े बड़े गुफा होते थे, उस गुफा में अपना आदेश लिख देते थे। चौराहे पर स्तंभ बनवा करके, पिलर बनवा कर उस पर अपना आदेश लिख देते थे। तो जो प्राचीन काल के भारत के राजा थे, स्तंभों पर, गुफाओं में, शिलाओं पर यानी पत्थरों पर जो लेख लिखता था और लेख के माध्यम से जो जनता को संबोधित करता था, उसी को तो अभिलेख कहा जाता है। और भारतवर्ष के भीतर अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक हुआ। अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है उनके द्वारा जारी किए जाने वाला अभिलेख। उनके द्वारा जारी किया जाने वाला अभिलेख, यह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। अशोक के बाद भारत के अन्य शासकों ने भी भारत में अभिलेख जारी किए। अशोक के बाद शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति लेख जारी किया। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति लेख जारी किया। बंगाल के शासक यशोधर्मन ने मंदसौर अभिलेख जारी किया। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख है। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख है। ये तमाम अभिलेख है जो हमें प्राचीन कालीन भारतीय शासकों के विषय में बताता है, प्राचीन कालीन भारतीय शासकों के विषय में बताता है। और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो दे देगा और पूछेगा कि फल्ला अभिलेख का संबंध किस शासक से है, चिल्ला अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जैसे दे देगा हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। और जो अभिलेख है, अभिलेख के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी। और हम आपको बता दें, अशोक के सैकड़ों अभिलेख है। एक विद्वान है डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर नामक विद्वान ने अशोक के पूरे जीवन को अभिलेख के आधार पर ही लिखा है। और अशोक के जो अभिलेख है वे ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक लिपि में, अरमाइक लिपि में जो है आपको लिखा जाता था। और अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। नीचे से नोट डाउन कीजिए अभिलेख।
अभिषेक कुमार कौन है, इसको ब्लॉक कीजिए। तो ऐसा ब्लॉक कीजिए कि जीवन में ये कभी क्लास नहीं कर पाए। अभिषेक कुमार को ब्लॉक कीजिए। किए ब्लॉक। अब पता कीजिए ये कहां का है, इसको ढूंढिए तो ठीक है। इसका हम जीवन बर्बाद करने वाले हैं, इसको नौकरी नहीं होने देंगे अब हम। अभिषेक को पता कीजिए कहां है, उसका ईमेल आईडी सब निकालिए, मोबाइल नंबर निकालिए, हमको भेजिए, हम बात करेंगे इससे। लिखिए लिखिए अभिलेख। भारत के भीतर भारत के भीतर अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी खरोष्टी, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि तथा ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा जाता था। ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए हैं। उसी में ब्राह्मी लिपि बायां से दायां, ब्राह्मी लिपि बायां से दायां, ब्राह्मी लिपि बायां से बायां, बायां बायां बायां, बायां से दायां। हाँ हाँ, जैसे आप अभी लिख रहे हैं। ब्राह्मी लिपि बायां से दायां लिखा जाता है। तो वही खरोष्टी लिपि दायां से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां लिखी जाती है। अब प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक, दो को कॉलम बनाइएगा। प्रमुख अभिलेख संबंधित शासक।
प्रमुख अभिलेख और संबंधित शासक। प्रमुख अभिलेख में जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन। नासिक अभिलेख। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। आगे मंदसौर अभिलेख। बंगाल के शासक यशोधर्मन। यशोधर्मन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ऐहोल। ऐहोल अभिलेख। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारबेल। कलिंग नरेश खारबेल। विकास कुमार जी, सब बात लिखना जरूरी ना है। गौतमी बलसरी उसको लिखा है, ये बात है। संबंध है गौतमी पुत्र सातकर्णी से, दोनों अलग अलग है। प्लीज साइड। अरे बाप रे, तो अंग्रेजी बोलता है। यही ना बोले थे। छापे इसको। छाप लिए ना। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए। सिक्का। 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 आइए तो 1 मिनट में सिक्का को समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। है सिक्का। देखिए, जैसे अभी 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का चला हुआ है, वैसे ही उस समय में भी सिक्का का प्रचलन हुआ करता था। और प्राचीन काल में जो आपको सिक्का होते थे,
सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, इन धातुओं का सिक्का होता था। और जब उत्खनन हो रहा था, उस उत्खनन के दौरान जो सबसे पहला सिक्का मिला था, तो विद्वानों को यह आशा था कि सिक्का मिलेगा तो हमें शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन जो पहला सिक्का मिला, उस सिक्का से इतिहास के विषय में कुछ जानकारी नहीं मिला। तो इससे विद्वान काफी आहत हुए और विद्वान ने उस सिक्का को नाम ही आहत सिक्का दे दिया। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का है उसे आहत सिक्का कहा जाता है। और आहत सिक्का 600 ईस्वी पूर्व के आसपास का मिला है। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास का जो है आपको आहत सिक्का मिला है। और जो आहत सिक्का है यह चांदी धातु का है। चांदी धातु का जो है आपको आहत सिक्का है। इसके बाद मौर्य काल में सोना, चांदी, तांबा का सिक्का, गुप्त काल में सोना, चांदी, तांबा का सिक्का, कुषाण काल में सोना, चांदी, तांबा का सिक्का चलाया गया। सातवाहन काल में सीसा का सिक्का चलाया गया, सीसा। और पूरे इतिहास में एकमात्र राजवंश मिलता है सातवाहन वंश जिसमें सीसा के सिक्के का प्रचलन देखने को मिला है, जिसमें सीसा के सिक्के का प्रचलन जो है आपको देखने को मिला है। अपवाद स्वरूप बात है, याद रखिएगा, नीचे से लिखिएगा। सिक्का डैश देकर भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का, भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहा जाता है। यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का सिक्का है। यह 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का सिक्का है। पूर्व का सिक्का है, पूर्व का सिक्का है। यह चांदी धातु का बना हुआ है। यह चांदी धातु का बना हुआ है। प्राचीन काल में भारत में सोना, चांदी, तांबा, प्राचीन काल में भारत में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि के सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। भारत में सातवाहन काल में सीसा के सिक्का, सीसा के सिक्का का प्रचलन देखने को मिलता है।
आज सोचे थे खत्म कर देंगे लेकिन नहीं खत्म कर पाएंगे भाई। ये सब जो है ना क्लास से आते हैं तो क्लास आने के बाद कितना मिनट रुके होंगे, वो 10 मिनट के बाद ही ना क्लास पढ़ाना शुरू किए। क्या करके रखता है। अच्छा कोई बात ना है, आइए 1 मिनट याद कीजिए। आप सब आइएगा बोर्ड पे। किस आक्रमण से भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ? हाँ सही है। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख जारी किस शासक ने किया? किसने? अशोक ने जारी किया। और अशोक के अभिलेख ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि और भाषा में लिखा जाता था, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, ब्रह्मी लिपि किधर से किधर? बायां से। खरोष्टी दायां से। चलिए जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध किससे? जूनागढ़ या गिरनार? नासिक, नासिक, मंदसौर, मंदसौर, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल, ऐहोल, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा। एक लाइन और लिख लीजिएगा, ये तो अभिलेखे में लिखना था, अभिलेख में जगह है थोड़ा सा, एक लाइन लिखिए ना, मैनेज कीजिए ना थोड़ा सा। भारतवर्ष का जिक्र पहली बार, भारतवर्ष का जिक्र पहली बार भारतवर्ष का जिक्र पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। भारतवर्ष का जिक्र पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का क्या कहलाता है? आहत सिक्का। क्या कहलाता है? भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का क्या? आहत सिक्का कौन धातु का था? कौन धातु का? अच्छा, किस काल में सीसा के सिक्के का, किस काल में? बात क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही, और सब मजा में रहिए, पढ़ते रहिए, और क्या, और कुछ नहीं। हमको थोड़ा जगह दे दीजिए ताकि हम निकल सके। क्या? वो तो पुराण से मिलता है, पुराण से। वो तो कश्मीर का इतिहास होगा, वो तो लिखा है कॉपी में, कश्मीर का इतिहास है ना। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास होगा जी, कश्मीर का इतिहास होगा। क्वेश्चन बढ़िया से आप देखिएगा। जगह दीजिए ना महाराज, लड़की लोग हमारे साथ बकलोलवी सब निकल जाएगी, और सब उठ उठ करके जो जो धर्म का है, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत कीजिए सुबह उठ करके, कुरान पढ़िए 5 लाइन। हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, गीता रामायण महाभारत पढ़िए 5 लाइन उठ उठ करके, बकलोलवी सब। अब माँ सरस्वती से मांगिए कि बुद्धि दे, हमको पढ़ने का शक्ति दे, दम बकलोलवी सब है। आप लोग बढ़िया है, आप लोग चाय दुकान पे जाइए, सिगरेट सुट्टा मारिए, आराम से आइए पढ़ने। धन्यवाद।